Good morning, everyone. From the past 2 to 3 days, I was unable to upload the video due to some health condition. तो इस वीडियो के अंदर जो है हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जुलाई यानी कि आज का तीनों ही दिन का क्या है जो करंट अफेयर्स जो है द हिंदू न्यूज़पेपर से वो हम कवर करेंगे, ताकि हमारे कोई भी आर्टिकल्स और न्यूज़ जो है वो छूटे ना। क्योंकि बीते 1-2 दिन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूज़ जो है वो हेडलाइंस में रहा है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें फर्स्ट ऑफ जुलाई के अंदर, तो यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि न्यू क्रिमिनल लॉज जो है जो लास्ट ईयर क्या है प्रपोज किए गए थे, एंड फाइनली क्या है उसको उस बिल को पास भी किया गया था न्याय संहिता को लेके, जिसको हम लोग बीएनएस कहते हैं। एंड जो प्रीवियस हमारे पास क्या है कि जो प्रीवियस लॉज थे, क्रिमिनल लॉज थे, उनको रिप्लेस करके क्या है नया जो है लॉ जो है लेके आया गया है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट ऑफ जुलाई से ही होना था। ठीक है, यानी कि परसों से क्या है फर्स्ट ऑफ जुलाई से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट हो गया है। फिर इंडिया का फ्लोरा फोना अगर हम देखें, यानी कि इंडिया के बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की, तो उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट्स और एनिमल्स भी हमको कुछ मिले हैं, उनके नाम हम खाली देख लेंगे। एक डिजीज़ है जिसको मेनिंजो एंसेफ्लाइटिस कहते हैं। ये मेनिंजो एंसेफ्लाइटिस मेनिंजाइटिस और एंसेफ्लाइटिस का एक तरीके से कम्बिनेशन हो गया। ठीक है, फिर एक इको फ्रेंडली सुपर कैपेसिटर की बात कही गई है। एक हमारा जो डील है P75 इंडिया, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस एक्विजिशन से, खासकर हम नेवी की बात कर रहे हैं, मतलब सबमेरीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट था पेट्रो डॉलर्स का, उसका क्या है एंड हमें आज के डेट में देखने को मिलता है, उसको हम देखेंगे। एक और कंडीशन है मेंटल कंडीशन, जिसको प्रोसोपैग्नोसिया कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रोसोपैग्नोसिया उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं। सबसे पहला स्टार्ट जो है हम कर रहे हैं हम अपने क्रिमिनल लॉज से। तो न्यू क्रिमिनल लॉ जो है वो फर्स्ट ऑफ जुलाई से ही क्या है इसको लागू किया गया है। तीनों ही क्रिमिनल लॉज को अगर हम देखें तो कौन कौन से थे, तो देखा गया कि जो प्रीवियस एक्ट्स थे, ठीक है, प्रीवियस जो कोड्स थे पीनल के लिए, एक हो गया इंडियन पीनल कोड 1860 का था, जिसको रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता से 2023 के अंदर। दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था सीआरपीसी 1973 का, उसको क्या है रिप्लेस किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। और इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, उसको रिप्लेस करके किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हम देखें सबसे पहला क्या है कि जो बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की बात करें, उसके सेक्शन 106 में जो पहले पनिशमेंट था हिट एंड रन केस का, उसको अभी क्या है होल्ड पे रखा गया है। ठीक है, उसको क्या है होल्ड पे रखा गया है, हिट एंड रन केस का जो पनिशमेंट होता था या पीनल जो है वो होता था, उसको होल्ड पे रखा गया है। दूसरा अगर हम देखें तो बीएनएस के अंदर कुछ मेजर पॉइंट्स है, जैसे जो भी ऑफेंसेस है, जैसे मान लो कि हम कह सकते हैं जैसे सुसाइड अटेम्प्ट करना या पब्लिक सर्वेंट्स को ड्यूटीज से ऑब्स्ट्रक्ट करना, इसके लिए क्या है एक प्रावधान लाया गया है कि भाई कम्युनिटी सर्विसेज का। ठीक है, कि आपको जो है वो इतने समय के लिए कम्युनिटी को सर्व करना पड़ेगा। सेक्सुअल एक्ट्स अगेंस्ट वुमेन जो है अंडर 18, सेक्शन 18, इसको क्लासिफाइड किया गया है रेप के रूप में, रिगार्डलेस कंसेंट हो या ना हो। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर फीमेल का कंसेंट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। सेक्शन 18 में जो बीएनएस के अंदर रखा गया है, तो उसमें सेक्सुअल एक्ट जो है अगेंस्ट वुमेन, उसको रेप के ही रूप में क्या है कंसीडर किया गया है। टेररिस्ट एक्ट के लिए क्या है सेपरेट ऑफेंस उसको कंसीडर किया गया है। अगर हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि पहले जो सीआरपीसी हुआ करता था, उसको अगर हम देखें तो डिटेंशन अंडर ट्रायल्स का क्या है कि जल्दी से जल्दी अगर हम देखें तो देखा गया कि जो भी अंडर ट्रायल्स हम कह सकते हैं कैदी हैं, अगर वो 50% क्या है कि अपना जो सज़ा है उसको पूरा कर लिया है उन्होंने, तो उसको क्या है कि फिर रिलीज कर दिया जा सकता है बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, कि बॉन्ड उनसे करके कुछ फीस या हम कह सकते हैं पेनाल्टीज लेके क्या है उनको एक तरीके से बॉन्ड पे रिहा करने, मतलब ओवरऑल जो जेल पे बर्डन है उसको कम किया जाए। ठीक है, जैसे हम जेल रिफॉर्म्स में भी देखते हैं। सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट्स को अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या है सीआरपीसी में पहले जो सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट था, ठीक है, अब क्या है कि उसको मतलब जो मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास के, वो ऑर्डर कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो एक्यूज्ड हो उसको क्या है सिग्नेचर और फिंगर इम्प्रेशन जो है वो या वॉइस सैंपल जो है उसको कलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है कि जैसे
बिना पहले क्या है एक्यूज्ड के कंसेंट के ये सारी चीज़ें नहीं थी। अब क्या है कि इसको क्या है मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं पुलिस को, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स है इसका महत्व काफ़ी दिया गया है। यानी कि पहले क्या है पेपर वाले रिकॉर्ड्स थे उन्हीं का वैल्यू था कोर्ट में, बाकी जो डिजिटल रिकॉर्ड्स थे उनको एज अ सप्लीमेंट्री प्रूफ इस्तेमाल किया जाता था, मेन प्रूफ के रूप में नहीं, ठीक है। अब क्या है कि उसका वैल्यू थोड़ा इंक्रीज किया गया है, भाई उसको भी इक्वली ही ट्रीट करेंगे हम एज अ प्रूफ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, या ओरल एविडेंस अगर हम देखें कि ओरल एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वंस, ठीक है, जैसे मैसेजेस हो गया या मेल्स हो गया, उनको भी क्या है कंसीडर किया जाएगा एज एन एविडेंस। तो यही था हमारा जो तीनों लॉज जो है, बस याद रखना है कि किसको कौन रिप्लेस किया और उसमें मेजर पॉइंट्स जो है वो क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है भाई 641 फौना स्पेसीज। फौना हम लोग इसको कहते हैं टोटल एनिमल स्पेसीज की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग फौना कहते हैं। दूसरा 339 टैक्सा ऑफ प्लांट, टैक्सा मतलब रैंक्स हम कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं टैक्सोनॉमी के केस में, ठीक है। तो प्लांट्स के 339 स्पेसीज 2023 में और 641 एनिमल स्पेसीज को क्या है आइडेंटिफाई किया गया है इंडिया के अंदर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लांट में अगर देखा जाए तो एक टर्मेरिक की वेराइटी है जो मणिपुर से क्या है, मणिपुर से खोजा गया है, इसको इसको करक्यूमा काकचिंग जिन्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा एक क्या है, एक और प्लांट है, एक हम कह सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट है, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो है फ्लावरिंग प्लांट ये डिस्कवर किया गया है आपका हावड़ा के अंदर, जो वेस्ट बंगाल के अंदर क्या है, जो बोटेनिकल गार्डन है जिसको हम लोग यहाँ पे है, नाम उनका आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। यहाँ से क्या है एक फ्लावरिंग प्लांट जिसका असिस्टेशिया वेनस जो है उसका नाम है, और एक और क्या है बैट स्पीसीज को क्या है देखा गया है। एंड ये बैट जो है ये कहाँ से, ये कर्नाटक से, ठीक है। कोडागू इसको कहते हैं, कोडागू कर्नाटक, जिसको पेंटेड बैट कह रहे हैं। यहाँ पे देखो ये जो है इसका लग रहा है कि पेंट जैसा है, ऑरेंज कलर का है, और साथ ही साथ क्या है ब्लैक में जो है वो पैचेस प्रेजेंट है। तो बस इतना ही इसमें समझना है, कुछ नाम है कि कहाँ से कौन मिला है। जैसे ये जो है वो हावड़ा से हो गया, ये वाला क्या हो गया मणिपुर से हो गया, ये वाला कहाँ से कर्नाटक से हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो जो हमने डिजीज बोला मेनिंजो एंसेफ्लाइटिस, ठीक है, ये एक तरह का प्रोटोजोअन है जो कि क्या है जिससे कॉज हो रहा है, और भी अदर फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेन अगर देखा जाए तो एक प्रोटोजोन है जिसको नेग्लेरिया फॉलेरी कह रहे हैं, ठीक है, नेग्लेरिया फॉलेरी। अब ये नेग्लेरिया फॉलेरी जो है वो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, मतलब अमीबा क्योंकि हम इसको क्या कह रहे हैं प्रोटोजोन कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये क्या होता है कि ये जो है ये प्रोटोजोन ये इनहेल करके क्या है कि बॉडी के अंदर जा रहा है, साथ ही साथ क्या है कि अगर हम देखें तो ये ब्रेन तक पहुंच जा रहा है, ठीक है। और ब्रेन तक पहुंचने के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज़ कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट पैथोजेनिक मैकेनिज्म में एडिशन और अमीस अमीबा स्टोम्स है, ये कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट पैथोजेनिक मैकेनिज्म में अगर देखा जाए तो सिक्रेटेड मॉलिक्यूल्स है। अब जैसे ये ब्रेन तक पहुंचता है तो क्या होता है कि हमारे जो WBC है वो क्या हो जाते हैं एक तरीके से एक्टिवेट होते हैं ब्रेन में हमारे, या ब्लड में अगर कहे तो न्यूट्रोफिल एस्नोफिल्स है WBC के रूप में, और साथ ही साथ क्या है ब्रेन के अंदर क्या होता है एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लियोसाइट्स होते हैं जो कि फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ये क्या है इनगल्फ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिम्टम्स क्या है, इसको हम लोग नागलेरिया कह रहे हैं, ठीक है, इस डिजीज़ को, जहाँ से ब्रेन ईटिंग जो हमारा अमीबा क्या है इंटर कर रहा है ब्रेन में। तो देखा गया है रिसेंटली कि बहुत सारे जगह पे खासकर ट्रॉपिक्स में ये जो प्रोटोजोन है ये हमारे ब्रेन सेल्स को क्या है कंज्यूम कर रहा है। सिम्टम्स क्या होगा, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अगर हम देखें तो हेडेक होगा, मेंटल स्टेटस जो है वो क्या है अल्टर करेगा, नेक में क्या है स्टिफनेस हमको नज़र आएगा, मस्कुलर अगर हम देखें तो फटीग होगा, सीवियर मसल पेन होगा, स्टमक में नोजिया यानी कि एक टेंडेंसी होगा वॉमिटिंग का, साथ ही साथ क्या होगा वॉमिटिंग भी होगा। सिस्टमिक अगर हम देखेंगे तो हाई फीवर होगा, ठीक है, सीजर्स आएंगे मतलब दौरे टाइप के पड़ेंगे, स्लीपलेसनेस होगा, स्लीपलीनेस होगा मतलब डिफिकल्टी वेकिंग, लॉस ऑफ बैलेंस होगा, मतलब एक तरीके से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा नींद आते रहेगी, फटीग होगा, आई जो है बिल्कुल ही क्या होगा कि आई को जो ब्राइट लाइट्स है उससे क्या होगा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स है। अब इसका क्योर क्या है, करंट ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स है जिससे ट्रीट किया जा सकता है, जैसे एम्फोटेरिसिन बी है और एक है
मिल्टेफोसिन, ठीक है। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में इन विवो या इन विट्रो स्टडीज़ है, जहाँ केस रिपोर्ट्स के आधार पे क्या है कि फिर डिफरेंट हम कह सकते हैं ड्रग्स का इस्तेमाल करके जो डिजीज़ है उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे कुछ केसेस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, यही नगलेरिया फोलेरिका, ठीक है, जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है। तो मेनिंजो एन्सेफलाइटिस में अगर हम देखें तो नॉर्मली अगर हम देखें तो यही चीज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक है मेनिंजेस, मतलब ब्रेन के जो मेनिक्स होते हैं उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन भी आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो देखा गया है कि कार्बन डेराइव जो है, जो कि कोकोनट हस्क से, यानी कि हम कहते हैं एक बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इको फ्रेंडली कह लो, ठीक है, कि जो कार्बन डेराइव किया जा रहा है उससे क्या है, उसका यूज़ जो है सुपर कैपेसिटर में किया जाता है। सुपर कैपेसिटर क्या है, इसको अल्ट्रा कैपेसिटर भी कहते हैं, जो एक हाई कैपेसिटी कैपेसिटर होता है विथ अ कैपेसिटेंस वैल्यू मच हाइयर देन सॉलिड स्टेट कैपेसिटर्स बट विथ लोअर वोल्टेज लिमिट्स, ठीक है, वोल्टेज लिमिट जो होता है इसका कम होता है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स एंड रिचार्जेबल बैटरीज, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, जो कैपेसिटर्स इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं और रिचार्जेबल बैटरीज है उसके बीच जो है वो काम आता है सुपर कैपेसिटर हमारा। यहाँ पे अगर देखोगे तो जैसे कोई भी कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव है निगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं। बीच में क्या है, अगर हम देखेंगे तो ऐसे सब्सटेंस को यूज़ किया जा रहा है जो कार्बोनेशियस एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, ये वाले, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इसका कैपेसिटेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर कैपेसिटेंस कहने का मतलब, कैपेसिटर कहते हैं जो चार्ज को स्टोर करता है। जैसे हमारे फैन वगैरह में भी कैपेसिटर लगा रहता है जो कि क्या होता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो कैपेसिटर का यूज़ जो है वो हमारे अप्लायंसेस में हम लोग करते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है, सुपर कैपेसिटर में हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा कैपेसिटर बनाना जिसमें कि कैपेसिटेंस काफ़ी हाई है, लेकिन उसके लिए मटेरियल हम क्या ले रहे हैं, बिल्कुल ही इको फ्रेंडली ले रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक तरीके से रिसाइकलिंग हो गया कि जो हस्क है कोकोनट का, उससे क्या है कार्बन जो है वो यूज़ किया जा सकता है कैपेसिटर्स, यानी कि सुपर कैपेसिटर्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है डीआरडीओ ने क्या है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो डेवलपमेंट हो रहा था इंडिजीनियस कन्वेंशनल सबमरीन पे, उस पे क्या है, उस पे स्टडी जो है वो स्टार्ट किया है। मतलब मेन चीज़ जो है फोकस क्या है कि खुद का सबमरीन जो है वो बनाना। तो यहाँ पे ही कॉन्सेप्ट एक आता है, एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, वो है प्रोजेक्ट 75 इंडिया, जिसको सिंपली P75I हम लोग कहते हैं, जो कि एक मिलिट्री एक्विजिशन है इनिशिएटिव एफिलिएटेड टू इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एम्ड एट द प्लान्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स फॉर द इंडियन नेवी। मतलब मेन चीज़ क्या है P75I का, कि जो डीजल सबमरीन्स है उसको कैसे क्या है इंडक्ट जो है वो इंडियन नेवी के लिए किया जाए, ठीक है। यही मेन फोकस है कि एक समय के बाद क्या है कि हम जो है हमारे जो टोटल नंबर ऑफ सबमरीन्स है उनको क्या है इंक्रीज करें। यहीं पे क्या है कि अगर हम देखें तो एक एक नाम है जिसको आईएनएस कलवारी कहते हैं, विच मैटर्स टू इंडियन नेवी। क्यों मैटर करता है अगर हम देखें तो इट वाज नेम्ड आफ्टर द ड्रेडेड शार्क, जो टाइगर शार्क है जिसको कलवारी कहते हैं, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। डिजाइन बाय फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनी डीसीएनएस, फर्स्ट ऑफ 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ठीक है। जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है टोटल 6 है नंबर में, उसमें से पहला जो है वो यही हमको देखने को मिलता है। बिल्ट बाई मैजगॉन डॉक लिमिटेड मुंबई एज पार्ट ऑफ नेवीज प्रोजेक्ट 75 विथ फ्रेंच कोलेब्रेशन। तो बेसिकली क्या है, फ्रेंच के कोलेब्रेशन पे क्या है, हम अपने सबमरीन्स को जो है वो बना रहे हैं। क्या रेंज है इसका, मतलब क्या फैसिलिटीज़ अगर देखा जाए तो रेंज जो है वो 12,000 किलोमीटर है सरफेस पे, एंड ओवर 1,000 किलोमीटर जो है अगर टोटली सबमर्ज रहेगा तो 1,000 किलोमीटर चलेगा, सरफेस पे रहेगा तो 12,000 किलोमीटर चलेगा। इक्विप्ड विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, कैन रिमेन अंडर वाटर अनडिटेक्टेड फॉर मोर टाइम, ठीक है, अंडर वाटर बहुत समय तक रह सकता है। 18 हेवी वेट टॉर्पीडोज जो है वो कैरी कर सकता है। 18 एक्जोसीट एंटी शिप मिसाइल जो है वो भी क्या है कैरी कर सकता है, जिसका रेंज जो है 180 किलोमीटर है। डिज़ाइन विद अ स्पेशल स्टील अलॉय से डिज़ाइन किया गया, जिसका ओवरऑल फ़ायदा क्या है कि जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है, तो जो मतलब डीजल का कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। 2 लेयर्स ऑफ स्टील जो है वो एक तरीके से इसमें यूज़ किया गया, जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो भी एनिमी अटैक करेगा उसको ये झेल सकता है। अब इसी के बाद अगर हम देखें
तो हमारे पास एक न्यूज़ है कि भाई एंड ऑफ पेट्रो डॉलर। अब इसका मतलब क्या है? पेट्रो डॉलर क्या है? पेट्रो डॉलर वैसा सिंपल सा चीज़ है। पेट्रो मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, डॉलर्स मतलब वैसा डॉलर्स जिसको जो कि कमाया जा रहा है कैसे कि ऑयल जो है उसको क्या है एक्सपोर्ट करके, मतलब जो भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है वो तेल जब बेचती है तो बदले में जो उनको पैसा आता है उसी को हम लोग पेट्रो डॉलर्स कहते हैं। तो बोला गया एंड ऑफ पेट्रो डॉलर, मतलब कि क्या जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो एक तरीके से क्या है ऑयल तो बेच रही है लेकिन बदले में क्या है डॉलर के बजाय दूसरे भी करेंसी ले ले, जैसे चाइनीज का युआन। ठीक है कि बहुत सारे कंट्रीज जो है चाइनीज के साथ डॉलर्स में नहीं डील करके युआन में डील कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है हम कह सकते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली डॉलर का ही नहीं रहा, जैसे जिस चीज को हम डी डॉलराइजेशन भी कहते हैं, डी डॉलराइजेशन। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है डॉलर्स में ही क्या है ट्रेड जो है ऑयल का अब नहीं हो रहा है। ये टर्म जो है 1970s के आसपास क्या है काफ़ी ज़्यादा इमर्ज किया था, व्हेन यूएस एंड सऊदी अरेबिया जो है इन्होंने एक तरीके से ऑयल मार्केट के अंदर क्या है कि डील किया था। ठीक है, हिस्ट्री एंड बेनिफिट्स ऑफ पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट का अगर हम हिस्ट्री देखें तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट 1944 का एस्टेब्लिश द यूएस डॉलर एज द वर्ल्ड्स प्राइमरी रिजर्व करेंसी। ठीक है, तो जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा भी था, एक आईएमएफ भी है, तो इसके तहत क्या है इसके तहत एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कि यूएस डॉलर जो है वो प्राइमरी रिजर्व करेंसी के रूप में क्या है पेग टू गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के बजाय क्या है यूएस डॉलर्स में, क्योंकि गोल्ड तो लिमिटेड है तो पहले गोल्ड में डील हो रहा था, फिर क्या है कि एक फिक्स किया गया है यूएस डॉलर्स को कि यूएस डॉलर में ही जो है वो डील होगा, फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही। ठीक है, एंड ऑफ गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी 1971, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन एंडेड द डॉलर्स कन्वर्टिबिलिटी टू गोल्ड लीडिंग टू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स एंड इंक्रीज करेंसी वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो जो जो गोल्ड की कन्वर्टिबिलिटी थी, मतलब डॉलर्स जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट होगा। पहले क्या है कि मान लो कि कह रहे कि कोई जैसे डॉलर्स में बेचा, ठीक है डॉलर मिला उसको, तो फिर वो क्या है कि अपने करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर क्या है गोल्ड के थ्रू क्या हो रहा है कि वो दूसरे करेंसी में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या हुआ कि जो गोल्ड की कन्वर्टिबिलिटी है उसको एंड कर दिया गया कि जो डॉलर्स है उसको क्या है डायरेक्टली क्या है कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरे ही करेंसी के अंदर विदाउट अंडरगोइंग ट्रांजिशन विद द गोल्ड। फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीमेंट 1973 में क्या होता है, इन रिस्पॉन्स टू द 1973 ऑयल क्राइसिस होता है, स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस ड्यू टू ओपेक सैंक्शंस, द यूएस एंड सऊदी अरेबिया एग्रीड दैट ऑयल एक्सपोर्ट्स वुड बी प्राइस्ड एक्सक्लूसिवली इन द यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो जो 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था ओपेक कंट्रीज पे क्योंकि सैंक्शन लग गया था, तो सैंक्शन लगने के कारण ओपेक कंट्रीज डील नहीं कर पा रहे थे दूसरे कंट्रीज के द्वारा, तो यहीं पे क्या हुआ कि यूएस और सऊदी अरेबिया ने एक तरीके से डील किया कि भाई अब जो है वो ऑयल का जो प्राइस होगा वो क्या होगा एक्सक्लूसिवली यूएस डॉलर के अंदर ही होगा। इन रिटर्न यूएस जो है प्रोवाइड किया जो सऊदी अरेबिया है उसको क्या है प्रोटेक्शन। ठीक है, और सपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड किया कि भाई आप जो है वो ऑयल के प्राइसेस को फिक्स करिए डॉलर्स के अंदर। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, ऑब्वियसली क्या है कि जो अरेंजमेंट हुआ था इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में, उसके कारण क्या हुआ कि ओवरऑल तो दोनों ही कंट्री को फ़ायदा हुआ। ग्लोबल रिजर्व करेंसी के रूप में क्या है आज के डेट में अगर हम देखें तो यूएस डॉलर्स है, हर कंट्री जो है अपने फॉरेक्स रिजर्व को क्या है जो यूएस डॉलर्स है उसी में क्या है रखती है, एंड यूएस डॉलर्स में भी जो है वो ऑयल जो है वो सोल्ड होता है। तो एक क्वेश्चन यहीं पे पूछा जा रहा है कि भाई क्या ये एंड जो इतना सारा क्या है मैकेनिज्म लगाया गया कि भाई डॉलर जो है उसको क्या किया जाए ऑयल की करेंसी बना दिया जाए वर्ल्ड वाइड, क्या ये कारगर है आज के डेट में? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि भाई चाइना तो विदाउट डॉलर क्या है यूज़ कर रहा है, मतलब वो परचेज कर रहा है, और जो कंट्री उसको दे रही है वो डॉलर में नहीं डिमांड करके चाइनीज़ करेंसी में ही कर रही है। तो क्या ये एरा आ गया है कि अब डॉलर का जो वैल्यू है वो घट रहा है? यही क्वेश्चन जो है इस आर्टिकल के अंदर है। ठीक है, तो यही हम लोग जानेंगे भी, बस पेट्रो डॉलर वर्ड जो है इसके अंदर जो है वो आया था तो हमने किया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है स्टडी फाइंड्स जीन म्यूटेशन दैट टर्न्स फैमिलियर फेसेस इनटू स्ट्रेंजर्स। तो एक बीमारी है, एक कंडीशन है जिसको प्रोसोपैग्नोसिया हम लोग कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि फेस ब्लाइंडनेस है, मतलब एक तरह का कॉग्निटिव डिसऑर्डर है जहाँ पे कोई भी इंसान धीरे धीरे क्या है अपने फैमिलियर फेसेस को यानी कि अपने नोन पर्सन्स को वो नहीं पहचान पाता है, मतलब
वहाँ पे क्या है कि वो धीरे-धीरे उसकी याददाश्त जा रही है कि नोन चेहरा को वो बिल्कुल ही नहीं पहचान पा रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि खुद का चेहरा नहीं पहचान पाता है आदमी, ठीक है? कि शीशे के अंदर क्या है, खुद को ही नहीं पहचान पा रहा है। तो बोला गया कि इसके लिए कौन-सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? तो जीन बस याद रखना, इसको हम कहते हैं MCTP2 जीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट टू बी रिक्वायर्ड फॉर अ हायर फॉर्म ऑफ विजुअल सोशल कॉग्निशन इन ह्यूमंस, ठीक है? तो ये पहला जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, हम कह सकते हैं, विजुअल सोशल कॉग्निशन इन ह्यूमंस के लिए, कि ह्यूमन जो है एक दूसरे को पहचान पाते हैं देख के। इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो यही जीन है हमारा, ठीक है? तो 1 जुलाई में इतना ही न्यूज़ था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2 जुलाई में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है हमारा, जैसे सबसे पहला हो गया सेंसस। सेंसस पेज नंबर 1 में दिया हुआ है। तो हमने देखा भी था कुछ दिन पहले, सेंसस देखा भी था कि पोस्टपोन्ड है, 2021 में जो है वो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। फिर एक इज़राइल पैलेस्टीन का इशू है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है लास्ट ईयर, मतलब इसी साल से, मतलब लगभग हम कह सकते हैं कि बहुत दिन हो गया दोनों के इशू के बीच में। और ये इशू तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, हम कह सकते हैं बिफोर फॉर्मेशन ऑफ इसराइल जो है उससे पहले ही से ही ये जो इशू जो है वो चला आ रहा है। फिर एक एयरपोर्ट जो है वो कर्नाटक के अंदर बना है, जिसको होसूर एयरपोर्ट कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। 16th फाइनेंशियल कमीशन का कुछ रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स है रिगार्डिंग द अर्बन लोकल बॉडीज़, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर हमारा ये P75I, अब ये देखो लगातार जो है कुछ न्यूज़ जो है वो एक दिन आता है, फिर क्या है तीसरे दिन फिर आएगा, फिर छठे दिन फिर आएगा, तो धीरे धीरे क्या होता है वही न्यूज़ जो है वो सेम न्यूज़ कैरी कर रहा होता है। तो इसके बारे में थोड़ा और हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, कुछ नया है कि नहीं। एक प्रोजेक्ट नेक्सस है, ठीक है? नेक्सस, यहाँ पे क्या है, हम देखते हैं कि ये नेक्सस जो प्रोजेक्ट है वो किस मामले में है, तो उसको हम देखेंगे। और लास्टली क्या है, एक हिग्स बोसोन पार्टिकल्स है जो कि हम पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपने पोर्शन के अंदर, तो उसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो हमारा है सेंसस। तो गवर्नमेंट जो है वो अनडिसाइडेड है, मतलब कोई डेडलाइन फिक्स करने को तैयार नहीं है, अभी तक कोई डेडलाइन जो है गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं किया है कि सेंसस जो है वो कब होगा। अगर हम डेफिनीशन देखें सेंसस का, तो पॉपुलेशन सेंसस जो है वो टोटल प्रोसेस है कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिससेमिनेटिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा पर्टेनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री और वेल डिफाइंड पार्ट ऑफ अ कंट्री। मतलब ओवरऑल क्या है कि एनालाइज करना कि भाई एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर कितने लोग रहते हैं या एक कंट्री के अंदर कितने लोग रहते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? कि ओवरऑल क्या है कि पॉपुलेशन जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कितने, जैसे कितने लोग, नेटलिटी डिसाइड होगा, मोर्टेलिटी होगा, इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या है हमको सेंसस से पता चलता है। इंडिया का जो सेंसस है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेज है जो कि वर्ल्ड में होता है। अगर हम नोडल मिनिस्ट्री देखें तो डेकेनियल सेंसस, अब यहीं पे हमने पहले भी न्यूज़ में पढ़ा था कि डेकेनियल मतलब हर 10 साल पे जो सेंसस होता है, अब ये 10 साल पे सेंसस होता है, तो ये भी मैंडेटरी नहीं है, कोई टाइम लिमिट जो है हमारा कहीं पे मेंशन नहीं है कि भाई 10 साल पे ही होना चाहिए, लेकिन एक कन्वेंशन है बना हुआ कि हम 10 साल पे सेंसस जो है वो लेते हैं। एंड इट इज़ कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो है आता है। 1951 तक क्या है सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एज एन एडहॉक बेसिस पे क्या है हर सेंसस के लिए सेट किया जाता था। बाद में जाके क्या है ये अब ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। अगर हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देखें तो सेंसस जो है इट इज़ कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसस एक्ट 1948 में जो सेंसस एक्ट आया था उसी पे क्या है सेंसस जो है वो होता है। ये बिल जो है वो मेनली क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या है उस समय के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने ही प्रपोज करके इस सेंसस एक्ट को जो है वो लेके आया था। द पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट। अब देखो क्या सेंसस स्टेट परफॉर्म कर सकता है? तो नहीं कर सकता है भाई, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो यूनियन सब्जेक्ट है एंड अंडर आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंडर 246 के अंदर क्या है यूनियन सब्जेक्ट है सेंसस हमारा। एंड ये सीरियल नंबर 69 पे जो है वो 7 शेड्यूल में मेंशन भी है, इसीलिए क्या है ये हमारा एक यूनियन सब्जेक्ट है। अगर हम देखें टोटल अभी तक सेंसस कितना हुआ है तो 15th हो चुका है, ठीक है? टोटल 16th जो है वो होना था 2021 के अंदर, लेकिन कोविड जो आउटब्रेक हुआ था, पैंडेमिक हुआ था, उसके चलते क्या है पोस्टपोन जो है वो हो गया।
ये पहला सेंसस होता है जहाँ पे क्या है, डिजिटल सेंसस होता है, मतलब सेल्फ इन्यूमरेशन का भी होता है कि भाई एक आदमी के पास क्या है खुद ही से कि कितने लोग रह रहे हैं वो खुद इन्यूमरेट जो है वो कर सकता था। दूसरा पहला टाइम होता है जहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी क्या है एक तरीके से इक्वलिटी की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि जो पहले जो सेंसस होता था दो ही कॉलम होते थे, या तो क्या है मेल का होता था या तो क्या है फीमेल का होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अदर्स का भी कॉलम जो है वो इंक्लूड किया गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा है तो इसराइल इज फेसिंग अ स्ट्रैटेजिक डिफीट इन गाजा। अब देखो गाजा के अंदर क्या है, कई एक मतलब बहुत महीनों से क्या है गाजा के अंदर इसराइल जो है वो अटैक किए जा रहा है, लेकिन अब जाके क्या है कि इसराइल जो कि शुरू हुआ था लड़ाई, तो उसको लगा कि बाकी जो कंट्रीज है वो क्या है प्रॉपरली उसको सपोर्ट करेंगी गाजा के अगेंस्ट। लेकिन धीरे धीरे क्या है जो बाकी कंट्रीज है, अब सबका अपना अपना प्रॉब्लम है, वो सारे क्या हो गए कि इसराइल को एक तरीके से अगेंस्ट तो नहीं हुए, लेकिन हम कह सकते हैं कि अब कोल्ड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण क्या है इसराइल को अब एक स्ट्रैटेजिक डिफीट की हम बात कर रहे हैं कि गाजा के अंदर झेलना पड़ रहा है। अब ये इसराइल और पैलेस्टीन का इशू क्या है, व्हाट इज़ द इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहला क्या है, बाफर डिक्लेरेशन से इसका स्टार्ट होता है, जहाँ से 1917 के अंदर जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे अर्थर जेम्स बाफर, उन्होंने क्या है एक ऑफिशियल सपोर्ट किया ब्रिटेन के अंदर कि भाई ज्यूज जो है इसको क्या है एक नेशनल होम जो है वो दिया जाएगा बाफर डिक्लेरेशन के अंदर पैलेस्टीन में। ठीक है, मतलब ज्यूज जो है उनसे एक तरीके से प्रॉमिस किया उन्होंने कि भाई आपको जो है हम क्या है पैलेस्टीन के अंदर एक जगह देंगे रहने के लिए। फिर क्या है क्रिएशन ऑफ पैलेस्टीन होता है, अनेबल टू कंटेन अरब एंड जूइश वायलेंस ब्रिटेन विड्रू इट्स फोर्सेस फ्रॉम पैलेस्टीन इन 1948 लिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सॉल्विंग रिजॉल्विंग टू द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो उसके बाद 1948 में क्या हुआ कि ब्रिटिशर जो थे वो एक तरीके से ब्रिटिशर जो थे वो एक तरीके से खुद ही क्या है विड्रॉ कर लिए वहाँ से, और जो इशू था मतलब जो एक तरीके से इशू था किसके किसके बीच में, पैलेस्टीन और हमारे इसराइल के बीच में, उसका जो रिजोल्यूशन है वो यूनाइटेड नेशंस पे जो उन्होंने छोड़ दिया। United Nations presented a partition plan to create independent Jews and Arab states in Palestine, which was not accepted by most Arab nations। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने एक तरीके से पार्टीशन प्लान भी बताया कि भाई आप जो है ये पार्ट जो है ज्यूस को दे दीजिए, बाकी जो है अरब्स रखेंगे। लेकिन अरब जो है उससे खफाते कि भाई पूरी ज़मीन ही हमारी है। तो 1948 के जो यूएन के एक तरीके से रिजोल्यूशन है उसको क्या है अरब जो है उन्होंने नहीं माना। इसके बाद क्या है उन्होंने अटैक कर दिया किस पे, इसराइल पे। तो अरब इसराइल वॉर जो है 1948 के अंदर हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा पड़ गया। जो अरब्स ने सोचा कि हम ज्यूज़ को यहाँ से क्या है यहाँ से भगा देंगे, हटा देंगे, मार देंगे, तो ज्यूज़ ने क्या है लड़ाई लड़ा और बाकी क्या है बहुत सारा पोर्शन खुद ही पैलेस्टीन के अंदर कब्जा कर लिया। अब क्या है पैलेस्टीन बोल रहे हैं कि हमारा जो है ज़मीन जो है वो जो ज्यूज़ है उन्होंने कब्जा किया है। तो एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस ने जो रिजोल्यूशन किया था, अगर दोनों ही क्या है टू नेशन जो थ्योरी है, ठीक है, या टू स्टेट जो सॉल्यूशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया होता, तो अरब्स के द्वारा मतलब इनिशियली ज्यूज़ को नहीं प्रॉब्लम था कि भाई वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब्स क्या है इस पर रिवोल्ट किया कि भाई ये तो ज़मीन जो है वो मेरा है, तो वो उन्होंने अटैक कर दिया। फिर ज्यूज़ ने क्या है जो बाकी जब रिटेलिएट किया, तो रिटेलिएट करने पे क्या हुआ कि एक्स्ट्रा जो जो भी लैंड का पार्ट था मैक्सिमम उन्होंने ही ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि इसराइल के ही पार्ट के अंदर जो है वो आ गया। 1948 में ज्यूज डिक्लेरेशन ऑफ इसराइल्स इंडिपेंडेंस प्रॉम्प्टेड अ सराउंडिंग अरब स्टेट्स टू अटैक एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। Israel control about 50% more territory than originally envisioned by यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान। तो देखो जो यूएन का पार्टीशन प्लान था उसे 50% क्या है, मान लो कि ये हम ले रहे पहले बांट दिया भाई, इधर इसराइल इधर क्या हो गए हमारे पैलेस्टीन। तो अब क्या हुआ कि ये जितना ऑक्यूपाइड था इसका 50% मतलब इसका हाफ ले लो यहाँ तक, मतलब ये जो तीन पार्ट है उसमें अब क्या हो गया इसराइल हो गया, पैलेस्टीन 25% में रह गया, जबकि पैलेस्टीन को इनिशियली 50% अलॉट हुआ ही था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि भाई पूरा ही हमारा है। तो अब क्या है बच गया 25%, यही हुआ उनके साथ। फिर वहीं से क्या होता है 1987 में हमास जो है वो एक ऑफशूट के रूप में क्या है इजिप्ट का मुस्लिम ब्रदरहुड सीकिंग जो है वो मतलब एक तरह का जो वायलेंट ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, वो इवॉल्व होता है कि भाई हमको जो है वो फ्री करना है इसराइल के कब्जे वाला जो फिलिस्तीन का पार्ट है वो। हमास की अगर हम बात करें तो इट इज़ रिगार्डेड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूएस गवर्नमेंट इन 2006। ठीक है, तो 2006 के अंदर क्या है हमास को यूएस ऑर्गेनाइजेशन ने
यूएस गवर्नमेंट ने एक तरीके का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज किया। हमास won the Palestinian Authority's legislative elections. It ejected Fatah from Gaza in 2007, splitting the Palestinian movement geographically as well। ठीक है, तो जो हम देखते हैं यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये वेस्ट बैंक के अंदर क्या है, मैक्सिमम अगर हम देखें तो पैलेस्टीनियन जो शहर है वो है। गाज़ा को एक अदर मतलब जोग्राफिकली डिवाइड हो गया कि बीच में क्या हो गया, इसराइल का पार्ट आ गया। ठीक है, तो 2007 के अंदर क्या है, उन्होंने एक तरीके से इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर किया कि भाई हम जो है वो यहाँ पे मतलब फतह जारी किया। ठीक है, 1987 में टेंशंस इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ वेस्ट बैंक एंड गाजा रीच्ड बॉइलिंग पॉइंट, रिजल्टिंग द इन द फर्स्ट इंटीफादा दैट इज पैलेस्टीनियन अपराइजिंग। ठीक है, तो 1987 में पहली बार इस रीजन में और इस गाजा वाले रीजन में क्या हुआ कि अपराइजिंग हमको देखने को मिलता है। 1993 के अंदर क्या है, ओस्लो अकॉर्ड जो है वो इसराइल और जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच क्या होता है, जो साइन होता है। ठीक है, द ओस्लो अकॉर्ड्स आल्सो एस्टेब्लिश द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी विच रिसीव्ड लिमिटेड ऑटोनोमी इन द गाजा स्ट्रिप एंड पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक। और इस ओस्लो अकॉर्ड्स के कारण क्या हो गया कि जो इस रीजन में पैलेस्टीनियन की अथॉरिटी है उसको लिमिटेड मतलब रिकॉग्नाइज किया गया भाई कि यहाँ पे भी पैलेस्टीन रहते हैं, लेकिन उनका जो अथॉरिटी है वो बहुत कम दिया गया। 2005 के अंदर इसराइल जो है यूनिलैटरल विड्रॉन जो है withdrawal of Jews from settlement of in Gaza. However, Israel kept tight control over all border crossing। तो 2005 में क्या हुआ कि इसराइल को पता था उन्हें कि भाई कुछ समय के बाद क्या है कि हम तो अटैक करेंगे या इधर से प्रॉब्लम होगा ही, मतलब गाजा की तरफ से। तो उन्होंने जो भी ज्यूज़ वहाँ रह रहे थे उनको यूनिलैटरल मतलब एक तरीके से मतलब कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं किया, सिर्फ अपने ही लोगों को क्या है कि इसराइल के अंदर जो रीजन इसराइल के डायरेक्टली कब्जे में थे वहाँ पे वो लेके आ गए। 2012 के अंदर यूनाइटेड नेशन अपग्रेड्स पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन टू दैट ऑफ नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट। ठीक है, तो 2012 के अंदर पैलेस्टीनियन जो रिप्रेजेंटेशन है उसको यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या है एक नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का क्या है दर्जा जो है वो मिला। अगर हम टेरिटोरियल डिस्प्यूट की बात करें नेबरिंग कंट्रीज़ का इसराइल के साथ, मतलब इसराइल का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है नेबरिंग कंट्रीज से, तो वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक जो है वो इसराइल और जॉर्डन के बीच क्या है एक तरीके का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। गाज़ा जो है इसराइल और इजिप्ट के बीच में क्या हो गया एक स्मॉल स्ट्रिप लाइक जो रीजन है वो लोकेटेड है। इसराइल जो है वो इस स्ट्रिप पे कब्जा 1967 में किया था, but relinquished control of Gaza City and day-to-day administration in most of the territory during the Oslo peace process। तो Oslo peace process जब हुआ तो 1967 में वापस क्या हुआ, जो एक तरीके से जो कब्जा किया था 67 में उसको 1993 वाले ओस्लो अकॉर्ड्स के अंदर क्या है वापस जो है वो बोला कि भाई हम जो है इस पर कब्जा नहीं रखेंगे। ठीक है, मतलब खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन उसका दे दिया। 2005 के अंदर इसराइल जो है यूनिलैटरली रिमूव किया, हमने अभी देखा कि अपने लोगों को। फिर गोलन हाइट्स क्या है सीरिया और इसराइल, तो इनके बीच क्या है जो रीजन 1967 में क्या हुआ कि 1967 में कब्जा किया था इसराइल ने, वो क्या है फिर उसको लौटाया। मतलब इसको रिसेंटली यूएसए हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज जेरूसलम एंड गोलन हाइट्स एज पार्ट ऑफ इसराइल। तो रिसेंटली क्या है जेरूसलम जो कि तीनों ही मेजर जो अब्राहमिक रिलीजन है जैसे कि क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया और साथ ही साथ जुडाइज़म हो गया, तीनों के लिए सबसे मतलब पायस जो है अगर हम कहें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो शहर जो है वो जेरूसलम है। तो जेरूसलम को यूएस जो है वो इसराइल का जो है वो कैपिटल मानता है। और दूसरा चीज़ क्या हो गया कि जो गोलन हाइट्स है उसको भी क्या है, क्योंकि गोल्डन हाइट्स जो है वो सीरियन वॉर के अंदर क्या है इसराइल ने जो है वो कब्जा किया था। तो यही रीजन है। अगर हम मैप में भी देखें तो ये वाला वेस्ट बैंक हो गया, इधर जॉर्डन प्रेजेंट है, यहाँ सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ये वाला स्मॉल जो रीजन है इसको गाजा स्ट्रिप हम कह रहे हैं, लेबनान ऊपर है, सीरिया इधर है, और यही वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया गोलन हाइट्स हो गया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको भी कब्जा कर लिया था जिसको सिनाई पेनिनसुला हम लोग कहते हैं। तो सिनाई पेनिनसुला जो है वो ये वाला पार्ट हो गया इजिप्ट का, वो भी इसराइल ने कब्जा कर लिया था, बाद में इजिप्ट से वो लौटा दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में होसूर एयरपोर्ट जो है क्या वो एक रियलिटी बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो होसूर क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, एक एयरपोर्ट जो है एरोड्राम जो है बेंगलुरु के पास जो है, एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये तमिलनाडु और कर्नाटका के रीजन में ही प्रेजेंट होता है। 40 किलोमीटर लगभग क्या है बेंगलुरु से जो है लोकेटेड है। यहाँ पे कैपेसिटी अगर देखा जाए तो होसूर एयरपोर्ट का लगभग 3 करोड़ पैसेंजर जो है एनुअली हैंडल करेगा ये। पॉपुलेशन ग्रोथ अगर देखा जाए तो 13th है ग्लोबली फॉर फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन
2021, तो 2021 के अंदर क्या है, फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ के रूप में क्या है, होसूर के अंदर हुआ है। इंडस्ट्रियल हब भी है क्योंकि बहुत सारी कंपनी जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टीवीएस है, अशोक लेलैंड है, टाइटन है एंड रोल्स रॉयस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सेक्टर्स में देखा जाए तो ऑटो सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो लोकेशन है। एमएसएमईज भी है, लगभग 3,000 के अप्रॉक्स क्या है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इकोनॉमीज जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड, जिसको सिपकॉट कहते हैं हम लोग, द स्टेट गवर्नमेंट्स नोडल एजेंसी टू प्रमोट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हैज़ एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स इन होसूर इन 2 phases स्प्रेड ओवर 2093 acres. वाटर सप्लाई देखा जाए तो सिपकॉट इज सेटिंग अप 20 MLD टर्शियरी ट्रीटमेंट रिजर्व ऑस्मोसिस प्लांट एक्सपेक्टेड बाई सितंबर। ठीक है, तो ये वाटर सप्लाई भी होगा। तो ओवरऑल क्या है कि यहाँ पे एक तरह का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अगर हम कहें तो एक इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो होसूर एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, मतलब आज के डेट में अगर हम देखा जाए तो हमारे लिए, क्योंकि बेंगलोर से कुछ ही दूर है एंड वहाँ पे क्या हो रहा है, एक पूरा प्लान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हब जो है वो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर देखें तो व्हाट इज ऑन द एजेंडा फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन, तो यहीं से 16th फाइनेंस कमीशन जो है, आर्टिकल अगर हम देखें इससे रिलेटेड टू आर्टिकल 280, याद रखना फाइनेंस कमीशन जो है वो 280 के अंतर्गत जो है वो बनाया जाता है। अमेंडमेंट्स लाइक 73rd 74th, अब देखो इन्होंने जो रिकमेंडेशन एजेंडा जो है इनका वो यही है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़, इवन हम कह सकते हैं जो लोकल गवर्नेंस, यानी कि थर्ड जो टीयर है हमारा गवर्नमेंट का, उसकी बात की जा रही है। यानी कि पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ के इन्वॉल्वमेंट को, उनके डेवलपमेंट में कैसे जो है वो फिनांस कमीशन जो है क्या क्या रिकमेंडेशन कर रहा है, इसके बारे में। तो बोला गया कि भाई अदर जो कंट्रीज़ है जहाँ लोकल गवर्नमेंट्स है, वहाँ फंड्स क्या है, कितने एलोकेट होते हैं। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन अगर हम देखें तो कंट्रीज़ लाइक साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, फिलीपींस, ब्राज़ील के अंदर जो उनके जीडीपी है उनका बहुत हाई पोर्शन क्या है, एक सिग्निफिकेंटली 1.6% से लेके 5.1% तक क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज़ को अलोकेट किया जाता है, फंड जो है प्रोवाइड किया जाता है, जबकि इंडिया में क्या है 0.5% ही है, जो कि बहुत कम है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स, आईजीटीज़ की अगर हम बात करें, मतलब एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में, तो आईजीटीज़ मेकअप अबाउट 40% ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज रेवेन्यू इन इंडिया, बट सफ़र फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबिलिटी, लैक ऑफ ईयर मार्किंग फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो आईजीटीज़ भी है वो अगर देखा जाए तो उसमें रेवेन्यू जो है वो काफ़ी कम है, मतलब क्योंकि हमेशा क्या है लॉस जो है हो सकता है, क्योंकि जो वल्नरेबल ग्रुप्स है वो क्या होते हैं, वो एक तरीके से जो इकोनॉमी है उनके कारण क्या होता है, काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है इकोनॉमी पे। फिनेंशियल हेल्थ देखें अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ का, टू डिस्पाइट एफर्ट्स बाय मल्टीपल फिनांस कमीशंस, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन टू सिटीज़ इन इंडिया रिमेन्स इनएडिक्वेट, अफेक्टिंग सिटी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब क्योंकि देखो एक सिटी का मेंटेनेंस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या हम कह सकते हैं कि म्यूनिसपैलिटीज़ के अंदर आ रहा है। अब सिटी के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, जैसे मान लो पार्क नहीं बन रही है, ये सारी रोड का क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो सेंटर से स्टेट से जो लोकल बॉडीज़ तक फंड आ रहा है वो काफ़ी कम है क्वांटिटी में। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर हमने देखा भी कि इंटरनेशनली कंपेरिजन कर रहे तो 0.5% ऑफ, मान लो 5%, तो 1/10 है। ठीक है, 1/10 है, और जबकि पॉपुलेशन हमारा इतना बड़ा है, शहर हमारे इतने डेंस है, तो वो सफिशिएंट नहीं है। यही फिनांस कमीशन का मेन एजेंडा भी है कि कैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो फंड डिवोल्यूशन है उसको क्या है, इंक्रीज जो है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्हाट अबाउट सिटीज़ एंड टैक्सेशन सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी का इंट्रोडक्शन जब भी हुआ तो अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो टैक्स था वो क्या हो गया, घट गया। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो खाली रह गया, क्योंकि वो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर आता है, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग दियर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पहले बहुत सारे टैक्सेस को कलेक्ट करते थे, अब क्या हो गया, जीएसटी क्या हो गया के कारण इम्पैक्ट जो है वो पड़ा। लो आईजीटीज़ है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र जो है स्टेट से यूएलबीज़ के अंदर, वो क्या है, मिनिमल है। हमने अभी देखा कि 0.5% है जीडीपी का, जो कि ओवरऑल डेवलपिंग नेशंस की तुलना में भी कम है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अगर देखा जाए तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद भी, जो कि एम्पावर करती है यूएलबीज़ को, प्रोग्रेस जो है वो क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि 3 डिकेड हो गया, लगभग 1973 में आया था।
ठीक है। तो 3 डिकेड के बाद भी क्या हो गया कि अर्बन डेवलपमेंट उतना तेजी से नहीं हो पा रहा है। पैरेलल एजेंसीज जो है वो भी काम कर रही है। द ग्रोथ ऑफ पैरेलल एजेंसीज एंड स्कीम्स लाइक एमपी एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम डिस्टॉर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर एंड वीकन यूएलबीज फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। अब ये जो एमपी एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स है जो कि पैरेलली चलती हैं, वो भी क्या होते हैं एक तरीके से जो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है उसको क्या है यूएलबीज का डिस्टॉर्ट करती हैं। नेक्स्ट जो अगर हम देखें तो एक है फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल्स सबमेरीन बिड्स अंडर प्रोजेक्ट 75I कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमको देखना है मेनली कि जो सबमेरीन से रिलेटेड है प्रोजेक्ट 75I। अब है क्या ये प्रोजेक्ट मेनली क्या है? दिस प्रोजेक्ट envisages indigenous construction of submarines equipped with state-of-the-art air independent propulsion system at an estimated cost of 43,000 crores। प्रोजेक्ट 75I अप्रूव्ड इन 2007 के अंदर जो है वो अप्रूव किया गया था इज पार्ट ऑफ द इंडियाज नेवीज 30 ईयर प्लान फॉर इंडिजीनियस सबमरीन कंस्ट्रक्शन। तो 30 साल मतलब 2007 में किया गया था, तो वहाँ से 30 साल तक क्या है एक तरह का प्लान है जहाँ पे इंडिजीनियस सबमरीन कंस्ट्रक्शन के लिए ये प्लान जो है वो फॉर्मुलेट किया गया था। इट विल बी द फर्स्ट अंडर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल विच वॉज प्रोमलगेटेड इन 2017 टू बूस्ट इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो प्लान तो किया गया था, अप्रूव किया गया था 2007 में, लेकिन 2007 से लेकर 2017 तक क्या हुआ, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद से क्या है, इसके बाद से इसको इम्प्लीमेंट किया गया कि भाई इंडिजीनियस जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको क्या है इंक्रीज किया जाए। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिपिंग मॉडल जो है वो अलाउ किया डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चर को कि भाई वो जो फॉरेन डिफेंस जो कंपनीज है उनसे क्या है पार्टनरशिप करे, ताकि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है उस पर घटे। मतलब एक तरीके से फॉरेन कंपनी है जहाँ टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, तो एक इंडियन कंपनी उसे क्या है पार्टनरशिप कर रही है, और ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो और मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे हो। तो ओवरऑल एक लॉन्ग रन के बाद क्या है जो हमारा डिपेंडेंस है इम्पोर्ट पे वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। Acquisition under the strategic partnership model refer to participation of private Indian firms along with foreign original equipment manufactured in Make in India। तो हमारा जो पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी जो विज़न है वो है मेक इन इंडिया को लेके, तो उसी के तहत क्या है जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो इंडिया के अंदर ही क्या है मैन्युफैक्चर हो। तो जो 30 ईयर सबमरीन प्लान है ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 1999 जून 1999 में उन्होंने अप्रूव किया था एक 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान विच इंक्लूडेड कंस्ट्रक्शन ऑफ देखो 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स इंडिजीनियसली बाय 2030। तो ये जो 30 ईयर प्लान है वो 1999 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उन्होंने ही एक तरीके से अप्रूव कर दिया था कि भाई 2030 तक क्या है 24 इंडिजीनियस जो सबमरीन्स है उनका कंस्ट्रक्शन हो सके। P-75I succeeded the P-75 under which 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स ऑफ द कलवारी क्लास, जो हमने देखा भी था लास्ट जो डे है उसमें कलवारी वाला हमने सबमरीन भी देखा था, बेस्ड ऑन द स्कॉर्पियन क्लास वेयर बिल्ट एट मैजगॉन डॉक लिमिटेड। द थर्ड सबमरीन INS करंज वाज कमीशन इन मार्च 2021। तो देखो टोटल 6 है। अब ये 6 में जो क्लास है स्कॉर्पियन क्लास है, ठीक है, और जो सबमरीन का इंडिया में क्लास है वो क्या हो गया, कलवारी क्लास हो गया, जो कि मैजगॉन डॉक लिमिटेड मुंबई के अंदर स्थित है। थर्ड जो है INS करंज वो अभी क्या है कमीशन हो चुका है मार्च 2021 के अंदर। टोटल जो 24 सबमरीन है जिसको बनना है, 6 जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड होंगे, मतलब 6 जो होंगे वो न्यूक्लियर पावर्ड होंगे कि उनसे न्यूक्लियर जो मिसाइल्स है वो भी लॉन्च किया जा सके। इंडिया हैज़ ओनली 1 न्यूक्लियर सबमरीन, अभी तक एक ही है न्यूक्लियर सबमरीन, मतलब टोटल 6 बनाना है हमें। एक है INS अरिहंत जो कि अभी तक क्या है न्यूक्लियर सबमरीन है। INS अरिघात ऑल्सो अ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन इज टू बी कमीशन सून। मतलब अभी तक एक ही है INS अरिहंत, अब क्या है INS अरिघात जो है वो भी क्या होगा जल्दी ही कमीशन होने वाला है। INS चक्रा की अगर हम बात करें तो ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है विच इज टेकन ऑन लीज, रशिया से हमने लीज पे लिया है, एंड इज बिलीव टू बी ऑन इट्स वे बैक टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन, और जल्दी हम उसको क्या है लौटाने वाले भी है। ठीक है। इसके बाद से RBI और आसियान ने एक तरीके से क्या है कि जो रिटेल पेमेंट, जैसे हम UPI की बात करते हैं, UPI क्या है कि इंडिया में ही डेवलप है, तो वैसा ही क्या है कुछ इंटरफेस जो है वर्ल्ड मतलब उन कंट्रीज़ में आसियान कंट्रीज़ ने भी एक तरीके से RBI के साथ क्या है कि एक जॉइंट वेंचर में प्लान किया है कि भाई हम भी जो है वो UPI जैसा जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स है उसको क्या है उसको उसको बनाए। तो IPS क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम विच फैसिलिटेट्स इंटर बैंक फंड ट्रांसफर एंड सेंस कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट टू द रिसीवर एंड ओरिजिनेटर
विद इन अ मिनट और लेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसको यूपीआई हम लोग कहते हैं। जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे से पैसा भेजते हैं तो तुरंत ही क्या होता है, जिसके बैंक अकाउंट से कटता है पैसा उसको भी 1 मिनट के अंदर पता चल जाता है, और जिसके अंदर रिसीव होता है उसको भी 1 मिनट के अंदर पता चल जा रहा है। तो ये ही क्या हो गया, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम हो गया, आईपीएस जिसको कह रहे हैं। तो इस जो कोलैबोरेशन है आरबीआई और आसियान का, इसी को प्रोजेक्ट नेक्सस कहा गया है, कि नेक्सस बिल्ड करना है भाई, किस चीज़ को लेके, पेमेंट्स को लेके, ठीक है, पेमेंट्स को लेके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है, वाई आर साइंटिस्ट लुकिंग फॉर हिग्स बोसोन्स बेस्ट फ्रेंड। तो ये हिग्स बोसोन्स है क्या, तो हिग्स बोसोन इज द फंडामेंटल फोर्स कैरिंग पार्टिकल ऑफ द हिग्स फील्ड। तो हिग्स फील्ड के अंदर क्या है कि अगर देखो सिंपल सा चीज़ है कि बोला गया कि जब यूनिवर्स बना था तो एक मेलन के साइज का था, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन हो रहा है, पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, फैलते चले जा रहे हैं। तो बोला गया कि जो भी सेलेसियल पार्टिकल्स इसके अंदर थे पहले, मान लो, तो जिस मटेरियल के थ्रू, एक तरह का फ्लूइड है जो इसको जोड़ा हुआ है, और ये फ्लूइड जिस पार्टिकल से बना है इसी को हिग्स बोसोन पार्टिकल कहते हैं। मतलब इसी के बेस्ड क्या है, इसी के बेस्ड पे जो आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी था, जो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उन्होंने बोला भी था इक्वेशन के फॉर्म में, वही चीज़ बताया है हिग्स ने भी, ठीक है। तो दिस फील्ड वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन द मिड 60s, जिनका साइंटिस्ट का नाम था पीटर हिग्स, उन्हीं के नाम पे हिग्स फील्ड और हिग्स पार्टिकल जो है वो रखा जाता है। ये पार्टिकल जो है फाइनली डिस्कवर्ड हुआ 4 जुलाई 2012 के अंदर बाय रिसर्चर्स एट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जिसको एलएससी कहते हैं, जो मोस्ट पावरफुल एक्सेलरेटर है, पार्टिकल को एक्सलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। एलएससी कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स फील्ड एंड द मैकेनिज्म दैट गिव राइज टू मास एंड दस कंप्लीटेड द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। तो हिग्स फील्ड क्या है, एक तरीके का वैसा फील्ड है जो किसी भी पार्टिकल को, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसको क्या है, मास प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। मतलब हिग्स फील्ड के अंदर ही क्या होता है, उसको मास जो है वो प्रोवाइड होता है, उसी के थ्रू क्या होता है, मास मिलता है। इट इज़ वन ऑफ द 17 एलिमेंट्री पार्टिकल दैट मेक अप द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, विच इज साइंटिस्ट्स best theory about the behaviors of the universe most basic building blocks. Higgs boson plays such a fundamental role in subatomic physics that it's sometimes referred to as God particle. इसीलिए हिग्स बोसोन पार्टिकल को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। फीचर क्या है, हिग्स बोसोन हैज मास ऑफ 125 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मीनिंग इट 130 टाइम्स मोर मासिव देन अ प्रोटॉन, ठीक है, 130 गुना ज़्यादा क्या है, प्रोटॉन के मास से ज़्यादा है। एक चार्जलेस है जिसका जीरो स्पिन है, मतलब इसका क्वांटम मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू एंगुलर मोमेंटम, तो जीरो स्पिन इसका है। इट इज़ ओनली एलिमेंट्री पार्टिकल विथ नो स्पिन, मतलब बाकी जितने भी होते हैं सब में क्या होता है, स्पिन होता है। जैसे हम पढ़ते भी केमिस्ट्री में, स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ होता है, माइनस हाफ होता है। तो सबका या तो वो क्या होता है, क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है। तो इसमें क्या है, कोई भी स्पिन नहीं होता, मतलब बिल्कुल ही रेस्ट में है ये पार्टिकल, खुद गोल गोल नहीं घूम रहा है। तो इतना ही था 2 जुलाई में। नेक्स्ट आज के अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें तो उसको हम लोग देखते हैं 3 जुलाई के अंदर। तो 3 जुलाई के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट आज करंट अफेयर्स आया है हमारा, जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है, न्यूज़ है द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, उसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला जो है 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे, सॉरी 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की बात करेंगे। फिर एक है बैड लोन, वो क्या होता है वो हम देखेंगे। एक नेटवर्क है IEE 2061 नेटवर्क, जो कि 5G से रिलेटेड है, जो कि रूरल, यानी कि रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, उससे रिलेटेड है। ईरान के अंदर क्या ही डेमोक्रेसी है, क्योंकि इलेक्शंस जो है वो चल रहे हैं। एससीओ हम देखेंगे, क्योंकि जयशंकर साहब जो है वो एससीओ मीट के लिए कजाकिस्तान जो है वो मिल रहे हैं, मतलब गए हैं। फिर पोलियो को एरेडिकेट करने के लिए कौन कौन से वैक्सीन जो है वो काम किए थे, क्योंकि आज के डेट में वर्ल्ड से क्या है, कंप्लीटली पूरे रूप से पोलियो जो है एरेडिकेट हो चुका है। तो सबसे पहला अगर हम देखा जाए तो कोर सेक्टर इंडिया में जो है वो 8 की इंडस्ट्रीज जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको कोर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ग्रोथ रेट जो है वो एक क्रूशियल इंडिकेटर होता है ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी के लिए, कि मतलब इन 8 क्या है, कोर सेक्टर्स में जो भी क्या होगा, चेंज होगा, ग्रोथ रेट होगा इकोनॉमिकली, वो क्या है, पूरा का पूरा एक ओवरव्यू होगा कि उस कंट्री का इकोनॉमी जो है वो कैसे चल रहा है। हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने 8 लिया है, ठीक है, ये मतलब इंडियन इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में। तो ये कोर सेक्टर ग्रोथ क्या है भाई, कोर सेक्टर ग्रोथ रेफर्स टू द ग्रोथ रेट और द इंक्रीज इन आउटपुट और प्रोडक्शन फ्रॉम द कोर इंडस्ट्रीज ऑफ एन इकोनॉमी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टिपिकली मेजर जो है एनुअल और मंथली बेसिस पे किया जाता है, तो अभी मंथली बेसिस पे आया, ठीक है। कोर सेक्टर
ग्रोथ इज कैलकुलेटेड बाय कंबाइनिंग द ग्रोथ रेट्स ऑफ दीज इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज। तो हर इंडस्ट्रीज का अपना अपना जो ग्रोथ रेट है उसी को कंबाइन करके क्या है हम कह रहे हैं कि हम एक इंडेक्स बनाते हैं जिसको इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो हर महीने क्या है प्रिपेयर किया जाता है एंड रिलीज किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको DPIIT कहते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, ICI जो है कंप्राइजेस वेरियस कंपोनेंट दैट कलेक्टिवली रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस एंड वाइटलिटी ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये कंपोनेंट क्या है, जैसे कोल में अगर हम देखा जाए तो कोल इंडस्ट्री में क्या हो गया, कोल सेक्टर में कोल प्रोडक्शन है एक्सक्लूडिंग कोकिंग कोल को हटा के बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाइड्रो सोर्सेज, इम्पोर्ट फ्रॉम भूटान, जो भूटान से भी हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करते हैं उसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं। क्रूड ऑयल, जो टोटल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है उसके लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। सीमेंट हो गया, प्रोडक्शन इन बोथ लार्ज प्लांट्स एंड मिनी प्लांट दोनों को कंसीडर किया गया। नेचुरल गैस में टोटल जो प्रोडक्शन नेचुरल गैस उसको कंसीडर किया गया है। स्टील के अंदर एलॉय और नॉन एलॉय स्टील दोनों को रखा गया है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में जो भी प्रोडक्शन होता है वो सबको रखा गया है। फर्टिलाइजर में अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन ऑफ यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, कम्प्लेक्स ग्रेड फर्टिलाइजर है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, अमोंग अदर्स। ठीक है, ये सारे ही हो गए हमारे जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसके अंदर हम लोग इन सारे जो कंपोनेंट्स है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बोला गया कि इज द बैड लोन प्रॉब्लम शिफ्टिंग टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्री से बैड लोन थे अब क्या है शिफ्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल तक, मतलब हर एक इंसान जो है उसके उसके ऊपर जो है बैड लोन जो है वो शिफ्ट कर रहा है। तो अब ये बैड लोन है क्या, सिंपल सा चीज़ है, बैड लोन रिलेटेड विद द NPA। कोई भी लोन जो कि सर्विस नहीं हुआ है एक सर्टेन पीरियड है। सर्विस कहने का मतलब, सर्विसिंग लोन कहने का मतलब होता है कि भाई एक जो मान लो कि 10,000 रुपये आप EMI दे रहे हो, तो मान लो उसमें से इनिशियली 8,000 आप क्या है इंटरेस्ट पे करते हो, 2,000 क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है। या मान लो कि सिंपल सा चीज़ है, मान लो 4,000 क्या है कि हमारा इंटरेस्ट है और 6,000 क्या है प्रिंसिपल है। तो अब क्या है कि आप पूरा 10,000 नहीं दे पाओगे, तो आप क्या है 10,000 में से क्या है 4,000 इंटरेस्ट का दे रहे हो और 1,000 रुपये प्रिंसिपल का दे रहे हो, कुछ भी अमाउंट, तो टोटल 5,000 दे पा रहे हो। तो इसको भी सर्विसिंग कहते हैं कि पूरा EMI पे नहीं करके आप अदर अमाउंट को पे कर रहे हो। ठीक है, तो उसको सर्विसिंग लोन कहते हैं। तो उस केस में भी हम लोग कंसीडर नहीं कहते अगर वो सर्विसिंग भी क्या हो गया कि बंद हो गया। नॉर्मली 1 साल तक क्या हो जाता है कि अगर सर्विसिंग भी नहीं हुआ है कि लोन जो है वो कोई पे बैक भी नहीं कर रहा है ना, तो उसका कोई पार्ट जो है वो पे बैक कर रहा है, तो उसको बैड लोन कहते हैं। NPA क्या है, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट करते हैं कि कोई भी जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो क्या है वो कोई देना बंद कर दे 3 महीने के लिए, तो वो NPA में चला जाता है। टाइप्स ऑफ NPA क्या है, सब स्टैंडर्ड है, 1 साल तक NPA रहेगा तो सब स्टैंडर्ड बोलेंगे। डाउटफुल क्या हो जाएगा कि वो डाउटफुल मतलब सब स्टैंडर्ड के रूप में क्या है 1 साल तक था, मतलब टोटल 2 साल हो गया। ठीक है, उसको हम कह रहे हैं। और लॉस क्या है कि अगर बैंक जो है मान लेती है कि यहाँ से जो है जो रिकवरी है वो नहीं हो सकता है, या उस तरीके से नहीं हो सकता है, पैसे के टर्म्स में नीलामी वगैरह करना होगा या कोलेटरल जो रखा है उसको एक तरीके से ऑक्शन करना पड़ेगा, उससे हम निकाल सकते हैं। तो उस केस में हम लोग उसको लॉस जो है बैंक कंसीडर करती है। तो यही था बैड लोन के केस में। अब एक है कि कैसे रूरल मोबाइल कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए। यहीं पे है 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है कि जहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक जो नेटवर्क है जिसको फ्रूगल 5G नेटवर्क कह रहे हैं, IEE-2 2061 जो नेटवर्क है उसके बारे में। तो 5G टेक्नोलॉजी है क्या, 5G जो है वो 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है। जैसे कि पहले जो है फर्स्ट जनरेशन 1G 2G 3G 4G आया था, उसी के बाद 5G हो गया। 5G जो है 3 बैंड में काम करता है, लो मिड हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जहाँ पे क्या है अलग अलग रेंज में अलग अलग कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। क्या बेनिफिट होगा 5G नेटवर्क का, तो मोबाइल का ब्रॉडबैंड क्या हो जाएगा, तेज चलेगा, हाई स्पीड टेक्नोलॉजी होगा, मशीन टू मशीन इंटरेक्शन होगा। जैसे कि कह सकते हैं कि जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स होते हैं उनके फाउंडेशन में जो भी मशीन्स है, मतलब सिंपल सा चीज़ है, जो मशीन्स क्या हो गए इंटरनेट पे बेस्ड होते चलते हैं उसको क्या है उसको तो मतलब वो काफ़ी फास्ट चलेगा, बूस्ट टू द इकोनॉमी। और जितना फास्ट क्या है ऑपरेटर्स यूज़ होगा उतना ही तेज़ी से क्या हो गया इकोनॉमी जो है हमारा बूस्ट अप करेगा, क्योंकि रूरल अगर इकोनॉमी डेवलप करेगा तो ओवरऑल क्या है कि हमारा जो कंट्री का भी इकोनॉमी है GDP वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि भाई आखिर 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो क्यों इतना तेज़ी से कर पा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ किया जाता है जो हाई स्पीड जो है इंटरनेट को प्रोवाइड करता है। 1 Gbps भी जो स्पीड है वो भी प्रोवाइड जो है वो करता है। जितना बड़ा क्या होगा बैंडविथ होगा, मीन्स दैट फाइबर कैन कैरी मोर इन्फॉर्मेशन विथ फार ग्रेटर एफिशिएंसी दैन कॉपर वायर। कॉपर वायर की तुलना में क्या हो गया
कि जितना बड़ा बैंडविथ होगा उतना ही हाई स्पीड जो है वो होगा। रेंज ऑफ ट्रांसमिशन भी जो है वो, सिंस डेटा ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर्स। अब देखो ये डेटा ट्रांसफर जो है वो काफ़ी हाई स्पीड पे होता है, क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या है, डेटा ट्रांसफर लाइट के स्पीड पे होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। नॉट ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो नॉइज़ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का इफेक्ट जो है उस पर बहुत कम होता है, बहुत एफिशिएंट होता है। लगभग अगर हम एफिशिएंसी देखा जाए तो 99.7% क्या है, सिग्नल जो है वो जो राउटर तक जो है वो पहुंच जाता है, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी भी जो है, फाइबर ऑप्टिकल केबल इज कम्प्लीटली इम्यून टू मेनी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट कॉपर केबल। तो कॉपर पे इफेक्ट क्या होता है, पड़ता है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर पे क्या है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है। अभी ऑप्टिकल फाइबर है क्या, तो सिंपल सा चीज़ है, एक क्या होता है, प्लास्टिक कोटिंग होता है, अंदर कोर एंड क्लैडिंग होता है। लाइट जो है वो ट्रैवल कैसे करता है कि मिरर जैसा होता है कोर के अंदर, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लाइट जो है ऐसे ऐसे करके बहुत तेज़ी से मूव करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 10⁸, मतलब 3 × 10 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्हाट इनिशिएटिव्स हैव इंडिया रिगार्डिंग डिजिटल इंक्लूसिवनेस। तो हर रूरल बैकग्राउंड को या रूरल इकोनॉमी को कैसे कनेक्ट कर सकता है इंडिया, क्या क्या इनिशिएटिव इंडिया में लिया गया है। तो एक है भारत नेट, जो कि वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, जो एक फ्लैगशिप मिशन है, इम्प्लीमेंटेड किया गया है, कौन सा, BBNL यानी कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा। फिर एक है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, जो कि डिजिटल डिवाइड जो है उसको ब्रिज करने की बात है। मतलब इस मिशन के थ्रू क्या है, जो डिजिटल डिवाइड है कि लोग जो है बटे हुए हैं, कि कुछ लोग मतलब के पास इंटरनेट एक्सेस है, बाकियों के पास क्या है, नहीं है। तो हर लोगों के पास क्या है, मैक्सिमम लोगों तक इंटरनेट एक्सेस जो है हाई क्वालिटी पहुंचे, जिसका फ़ायदा जो है वो ले सके, ठीक है। फिर एक है घर तक फाइबर स्कीम, ये जो है कनेक्ट करने के लिए कि भाई जो 45,945 विलेजेस है बिहार के अंदर, जिसको हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जाएगा, इसके तहत जो है वो है। द स्कीम विल लीड डिजिटल सर्विसेज इंक्लूडिंग ई एजुकेशन, ई एग्रीकल्चर, टेली मेडिसिन एंड टेली लॉ, ठीक है। तो ये सारे को कनेक्ट करने के लिए क्या है कि घर तक फाइबर स्कीम जो है वो चलाया गया। अदर इनिशिएटिव में अगर हम देखा जाए तो एक है ग्रामनेट, जन वाईफाई और फर्स्ट फाइबर इनिशिएटिव, ये भी इनिशिएटिव है। तो इनिशिएटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भारत नेट, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, घर तक फाइबर स्कीम बिहार के अंदर है। अदर स्कीम में क्या हो गया, इनिशिएटिव में ग्रामनेट है, जन वाईफाई है और फाइबर फर्स्ट इनिशिएटिव जो है वो है, ठीक है। इसके बाद से ईरान के अंदर अगर हम देखें तो बोला जा रहा है कि लिमिटेड डेमोक्रेसी अनलिमिटेड थियोक्रेसी है। मतलब ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बनाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि जो शिया क्लर्गी है, जो वहाँ के क्लर्गी पीपल है, ठीक है, मतलब जो एक तरीके से जो नोबल्स हम कंसीडर करते थे, ठीक है, कि जो शियाज है नोबल्स, उन्हीं के पास अल्टीमेट क्या है, अथॉरिटी रहेगा, इररेस्पेक्टिव कि इलेक्शन में कौन जीत के आता है, कौन नहीं जीत के आता है। जो कि एक्चुअली क्या है कि इलेक्शन अगर रेगुलर होगा भी, तभी भी क्या है कि अल्टीमेट अथॉरिटी क्या है, जो शिया क्लर्गी जो है उन्हीं के पास जो है वो रहता है। और ये जो है ओवरऑल जो पावर है क्लर्गी के पास, जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ईरानियन रिवॉल्यूशन, उसी का रिजल्टेंट है। ईरान के अगर अंदर हम देखें तो एज अ स्टेट हैज़ बोथ इलेक्टेड एंड अनइलेक्टेड ब्रांचेज, एंड अनइलेक्टेड ब्रांचेज इज मोर पावरफुल दैन द फॉर्मर। मतलब ईरान के अंदर दोनों ही लोग हैं गवर्नमेंट में, एक इलेक्टेड हो गए, दूसरे अनइलेक्टेड हो गए। अनइलेक्टेड कैसे है कि इलेक्टेड से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट जिसको मजलिस कहते हैं हम लोग, तो मजलिस हो गया, और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जबकि सुप्रीम लीडर, गार्जियन काउंसिल एंड द एक्सपीडेंसी काउंसिल, ये जो होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं क्लर्गी के द्वारा। तो क्लर्गी जो है वही क्या होते हैं, जो नोबल्स हो गए, वही अपॉइंट करते हैं सुप्रीम लीडर को, गार्डियन काउंसिल को एंड एक्सपीडियंसी काउंसिल को। बाकी पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन जो डे टू डे अफेयर्स जो है वही कंट्रोल करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो है वो नहीं रहते। हेड ऑफ स्टेट जो है वो सुप्रीम लीडर होता है, ठीक है, जो कि मोस्ट पावरफुल पर्सन है कंट्री के अंदर। एंड ये पॉलिटिकल लीडर और स्पिरिचुअल गाइड के रूप में है इस्लामिक रिपब्लिक का। मतलब कि प्रेसिडेंट साहब जो है वहाँ पे वो एक तरीके से क्या है, हेड ऑफ स्टेट नहीं है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब हेड ऑफ स्टेट कौन से है, सुप्रीम लीडर, जिसको कौन चुनता है, ये जो शिया क्लर्गी है, नोबल्स है, वही चुनते हैं। द प्रेसिडेंशियल टर्म जो है वो 4 साल का होता है। प्रेसिडेंट कैन नॉट हैव मोर देन 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स, मतलब लगातार 2 बार कोई नहीं रह सकता, 2 से ज़्यादा बार, मतलब कोई 8 साल रह लिया उसके बाद प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। प्रेसिडेंट से अलग जो सुप्रीम लीडर है उनके पास कोई फिक्स्ड टर्म जो है वो नहीं होता है। 1979 जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद 2 ही सुप्रीम लीडर आज तक है, एक है खोमिनी
जो कि 1989 में मर गए थे। दूसरा है खामेनी, ठीक है। तो एक है खोमेनी थे, दूसरे खामेनी। तो खोमेनी जो है 1979 में बने, 1989 में उनकी मौत हो गई 10 साल बाद, और खामेनी जो है वो अभी तक जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 88 मेंबर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को जो है वो एक तरीके से एम्पावर करता है कि वो सुप्रीम लीडर को चुने। असेंबली जो है उसके पास भी अथॉरिटी है कि भाई वो विच ऑल्सो हैज़ द अथॉरिटी टू ओवरसी एंड डिसमिस द सुप्रीम लीडर इज डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। बट द कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली वेटेड बाय द गार्जियन काउंसिल हुज मेंबर्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पिक्ड बाय द सुप्रीम लीडर। अब देखो यहाँ पे असेंबली है, वो क्या है, सुप्रीम लीडर को हटा भी सकती है। लेकिन असेंबली में अगर क्या है, अगर देखा जाए जो लीडर्स है वो कौन चुनते हैं, गार्जियन काउंसिल। और गार्जियन काउंसिल के अंदर क्या है, दोनों ही तरह के लोग हैं। असेंबली के अंदर जो जितने भी 88 लोग वो इलेक्टेड है, लेकिन ये इलेक्टेड कौन करवाते हैं, कौन चुनते हैं इलेक्शन के लिए, तो गार्जियन काउंसिल। गार्जियन काउंसिल में इलेक्टेड भी है, नॉन इलेक्टेड भी है, ठीक है। और ये इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड का चुनाव कौन कर रहा है, सुप्रीम लीडर। मतलब असल में क्या है, सुप्रीम लीडर ऐसे ही लोगों को चुन के भेजेगा जो उसको रिजेक्ट ना करे, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है कि सुप्रीम लीडर के पास ही अल्टीमेट अथॉरिटी घूम फिर के आ गया। इफ़ देयर आर लीगल डिस्प्यूट अगर होता है इलेक्टेड मजलिस और अनइलेक्टेड गार्जियन काउंसिल में, एक 45 मेंबर एक्सपीडेंसी काउंसिल है जो कि सुप्रीम लीडर को एडवाइस करती है, विच विल हैव अल्टीमेट एजुकेटिंग पावर्स, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है कि कभी भी डिस्प्यूट होता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे इलेक्टेड अनइलेक्टेड के बीच अगर डिस्प्यूट होगा, इलेक्टेड कौन से हो गए, मजलिस हो गए, और अनइलेक्टेड गार्जियन काउंसिल। तो एक 45 मेंबर जो एक्सपीडियंसी काउंसिल यहाँ हमने देखा भी कि जो एक्सपीडियंसी काउंसिल है ये 45 मेंबर्स के है, ये फिर अल्टीमेटली क्या है, फैसला लेते हैं। और ये जो जितने भी 45 लोग इस काउंसिल में होते हैं वो सारे के सारे अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किए जाते हैं, सुप्रीम लीडर के द्वारा, जो कि कमांडर ऑफ चीफ भी होता है आर्म फोर्सेस का, ठीक है। तो इन एसेंस अगर देखा जाए तो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके से ऐसे इंश्योर कर रहा है कि सुप्रीम लीडर जो है और जो क्लेरिकल एस्टेब्लिशमेंट है वही क्या है, फर्म इंचार्ज रहे, मतलब ओवरऑल यही क्या है, पावर में रहे सारे ही ब्रांचेज ऑफ द स्टेट का, ठीक है। तो इसीलिए बोला भी गया यहाँ पे कि ईरान का जो डेमोक्रेसी है इस तरीके से डिज़ाइन है कि वहाँ के जो शिया क्लर्गी है हमेशा क्या होंगे, हमेशा पावर में रहेंगे, कभी भी वो पावर जा नहीं सकता है, जो कि उनको कैसे मिला है, वो ईरानियन रिवॉल्यूशन के कारण। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा जयशंकर साहब, जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया को, जो कि एससीओ समिट के अंदर, जो कि कजाकिस्तान के अंदर जो है वो होने वाला है। अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ एससीओ की बात करें तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये एक 8 मेंबर कंट्रीज है एससीओ का, विच रिप्रेजेंट अराउंड 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। तो ये 8 मेंबर जो है उसमें 42% जो लोग हैं वर्ल्ड के वो रहते हैं, और 25% जो ग्लोबल जीडीपी है उसको रिप्रेजेंट करता है। कनेक्टिविटी अगर देखा जाए तो एसयूएस प्रमोटिंग कनेक्टिविटी अमॉन्ग इट्स मेंबर्स स्टेट्स इंक्लूडिंग चाइना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जैसे सीपेक हो गया, और जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसको भी प्रमोट जो है वो कर रहा है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन में अगर देखा जाए तो मेन थ्रेट जो है एससीओ का वो टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है जिसको आरएटीएस कहते हैं वो एससीओ के अंदर है, विच प्रोमोट कोऑपरेशन अमॉन्ग मेंबर स्टेट्स इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। तो एससीओ के ही अंदर क्या एक ब्रांच है जिसको रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कह रहे हैं। ये क्या है, एक तरीके से प्रमोट करता है कि भाई कोऑपरेशन हो अमॉन्ग मेंबर स्टेट्स and fight against terrorism, separatism, and extremism. RATS provides a platform for sharing intelligence, conducting joint exercises and operations. ये RATS के ही अंदर क्या है आ गया कि भाई joint exercises जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में वो होता है इसी के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेंबर स्टेट्स में देखो कौन कौन से है। सबसे पहला अगर देखा जाए तो रशियन फेडरेशन है, कैपिटल मॉस्को हो गया, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान है यहाँ पे लोकेटेड, जिसका कैपिटल जो है नूर सुल्तान हो गया। फिर है किर्गिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक जिसको हम कह रहे हैं, इसका कैपिटल जो है बिशेक हो गया। रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है जिसका कैपिटल जो है ताशकेंत है। रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान है जिसका कैपिटल जो है दशांबे है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो गया न्यू दिल्ली कैपिटल। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद कैपिटल हो गया, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है जिसका कैपिटल बीजिंग हो गया। तो ये 8 कंट्रीज जो है वो हमारे एससीओ के मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या इंपॉर्टेंस है एससीओ का इंडिया के लिए, सबसे पहला क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्योंकि एससीओ जो है वो एक तरीके से
प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए कि भाई इकोनॉमिकली जो है वो ग्रोथ जो है वो उस चीज़ को क्या है अचीव जो है वो कैसे किया जाएगा। इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज विद द एससीओ कंट्रीज टू डाइवर्सिफाई इट्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि भाई एससीओ के जो मेंबर्स हैं उनसे भी क्या है इकोनॉमिक तरीके से ट्रेड जो है वो किया जा सके। एनर्जी सिक्योरिटी है, क्यों? क्योंकि सेंट्रल एशिया के अंदर क्या है वास्ट जो रिजर्व्स है ऑयल एंड गैस का है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के अंदर। एक समरकंद डिक्लेरेशन है साइंड एट द 22nd समिट सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी विच इज़ अ प्रायोरिटी फॉर इंडिया एज वेल एज एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी। तो एक डिक्लेरेशन है इससे रिलेटेड एससीओ से, जो कि इस 22वें समिट के अंदर जो है वो साइन किया गया था। मेनली क्या है कनेक्टिविटी है के लिए है, एनर्जी और फूड सिक्योरिटी के लिए, जिसको समरकंद डिक्लेरेशन हम लोग कहते हैं। कल्चरल कोऑपरेशन है, क्यों? क्योंकि टोटल कल्चरल हेरिटेज जो है एससीओ मेंबर का एंड जो ऑब्जर्वर्स है एंड पार्टनर्स है वो लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसमें से 207 जो है वो एससीओ कंट्रीज़ के अंदर लोकेटेड है। SCO member countries have decided to designate one city from SCO member countries as tourism and cultural capital every year under a rotating initiative। ठीक है, तो काशी यानी कि वाराणसी को क्या है डेजिग्नेट किया गया था फर्स्ट कल्चरल कैपिटल ऑफ द एससीओ अंडर दिस इनिशिएटिव, जो कि एससीओ मेंबर ने डेजिग्नेट किया था। काउंटर टेररिज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एससीओ जो है एक स्ट्रॉन्ग फोकस रखता है काउंटर टेररिज्म पे। लेकिन यहाँ पे क्या है वही चीज़ है कि जैसे कुछ कंट्रीज जो है वो प्रमोट भी करती है इनडायरेक्टली टेररिज्म को, जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है, जो कि सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म को। तो कुछ चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड इंडिया के भी पर्सपेक्टिव पे हो जाता है। कुछ चीज़ें जो है वो इसीलिए इंडिया जो है वो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ अलायंस है उसमें ज़्यादा फोकस कर रहा था, जैसे G20 हो गया। लेकिन अभी क्या है एससीओ पे भी जो है इंडिया ने फोकस करना स्टार्ट किया है कि भाई हमको अपने जो एशियन रीजन है वहाँ पे भी क्या है ध्यान रखना है ट्रेड को लेके भी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो 2 वैक्सीन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, जो कि पोलियो, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर क्या है इरेडिकेट हो चुका है कम्प्लीटली तरीके से, तो इसके लिए 2 वैक्सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सबसे पहला अगर हम देखा जाए तो पोलियो वायरस क्या है, पोलियो एक वायरल डिजीज़ है जो कि एक डेडली वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ के रूप में है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इससे मौत भी हो सकती है, ठीक है। पोलियो जो है वो नर्वस सिस्टम को इन्वेड करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है एंड वैसे नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है जो कि मसल्स के को स्टिमुलेट करती हैं या मसल को कंट्रोल करती है। तो ओवरऑल क्या होता है कि इरिवर्सिबल पैरालिसिस जो है वो घंटों के अंदर हो जाता है। 3 इंडिविजुअल इम्यूनोलॉजिकल डिस्टिंक्ट वाइल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन है, जैसे एक है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, दूसरा है टाइप 2, तीसरा है टाइप 3। तीनों ही स्ट्रेन जो है वो इरिवर्सिबल पैरालिसिस को कॉज करते हैं या डेथ भी हो सकता है। However, there are genetic and virological differences which make these 3 strains separate viruses that must each be eradicated individually। अब क्या है, क्योंकि जेनेटिकली क्या है तीनों ही स्ट्रेन अलग अलग है, इसीलिए क्या है एक ही वैक्सीन जो है वो काम नहीं करेगा वही तीनों के लिए, तीनों को अलग अलग इरेडिकेट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। वायरस जो है वो ट्रांसमिट करता है पर्सन टू पर्सन मेनली थ्रू द फीकल ओरल रूट और लेस फ्रिक्वेंटली बाय अ कॉमन व्हीकल, फॉर एग्जांपल थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। मेनली क्या है फीकल ओरल रूट जो है उसी से क्या होता है ट्रैवल करता है जो वायरस हमारा पोलियो का। लार्जली अफेक्ट करता है 5 साल तक के बच्चों को, इसीलिए आपने देखा होगा पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है लॉन्च हुआ था, तो उसके तहत क्या है 5 साल तक के बच्चे को पोलियो जो है ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो पिलाया जाता था। अगर हम पोलियो वैक्सीन्स को देखें तो इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन हाँ इसको इम्यूनाइजेशन के थ्रू क्या है प्रिवेंट किया जा सकता है। 2 तरह के वैक्सीन जो है पोलियो के लिए अवेलेबल है, एक है ओपीवी जो कि एज अ बर्थ डोज भी जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में जो है वो दिया जाता है। देन प्राइमरी 3 डोजेज जो है 6, 10 एंड 14 वीक्स पे दिया जाता है और एक बूस्टर डोज जो है वो 16 से 24वें महीने तक क्या है दिया जाता है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है इट इज़ इंट्रोड्यूस एज एन एडिशनल डोज अलॉन्ग विद द थर्ड डोज ऑफ डीपीटी। डीपीटी का जो थर्ड डोज दिया जाता है उसके साथ क्या है ये इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन डिप्थेरिया पर्टूसिस टेटनस के लिए जो डोज दिया जाता है अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको यूआईपी हम लोग कह रहे हैं। तो ओपीवी जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज यानी कि जो डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में होती हैं वहाँ पे दिया जाता है। पहला 3 डोजेज जो है मतलब एक बर्थ डोज के रूप में दिया जाएगा। फिर क्या है प्राइमरी 3 डोजेज जो है वो 6ठे, 10वें और 14th वीक पे दिया जाता है और एक बूस्टर डोज जो है 16 से लेकर 24 वीक्स तक दिया जाता है, ठीक है। सॉरी 16th से लेकर 24 मंथ्स ऑफ एज तक जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, वीक्स कह रहे हैं। तो ये 16 से लेकर 24 मतलब 2 साल तक के
2 साल तक के एज के बच्चे को क्या है प्रोवाइड किया जाएगा। फिर दूसरा इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है वो थर्ड डोज जब डीपीटी का दिया जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, तो उसके अंदर दिया जाता है। एक है ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, जिसको GPEI कह रहे हैं हम लोग। The goal of the GPEI is to complete eradication and contaminant of all wild vaccine-related and Sabin polio viruses, so no child suffers from paralytic poliomyelitis ever again। ठीक है, तो मेन फोकस क्या है कि वर्ल्ड से पोलियो जो है एराडिकेट जो है वो हो सके। GPI जो है वो 4 पिलर्स को इंक्लूड कर रहा है, जैसे एक है रूटीन इम्यूनाइजेशन, दूसरा है सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन, सर्विलेंस एंड टारगेटेड मॉप अप कैंपेन्स, कि भाई लास्ट में क्या है जो छूटे हुए हैं उनको भी क्या है हम लोग उस कैंपेन के थ्रू जो है वो इम्यूनाइज जो है वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है वो हमारा जितना भी न्यूज़ था और आर्टिकल्स थे वो हमने आज कवर कर लिया। एंड थैंक यू सो मच। तीनों ही और जो भी PDFs है सेशंस के, वो आप इस चैनल से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का नाम अननोन IAS है, ये यूज़र नेम है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।